आज की तारीख जनवरी 22, 2026 है और ये तारीख ईपीएस माइनस 95 पेंशन से जुड़े लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आई है। जिन घरों में कोई बुजुर्ग वर्षों से ईपीएस माइनस 95 की पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहा है, जिनकी आंखें हर महीने पेंशन क्रेडिट वाले मैसेज पर टिक जाती है, उनके लिए आज की जानकारी बेहद अहम है। आप ये बात एक एक पेंशन धारक तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, उनके सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जरूरी अपडेट आपको समय पर मिलते रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई सूचना छूट न जाए। ईपीएस माइनस 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, यह नाम सुनते ही लाखों बुजुर्गों का चेहरा सामने आता है, जिन्होंने अपनी जवानी के सबसे अच्छे साल फैक्ट्रियों, कारखानों, शोर, धूल, गर्मी और लगातार मेहनत के बीच गुजारे। आज वही लोग जिनकी मेहनत से उद्योग चले, उत्पादन बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, वे कई जगह सिर्फ 1000 भारतीय नेपाली रुपया से 2500 भारतीय नेपाली रुपया जैसी नाममात्र पेंशन पर जीवन चलाने को मजबूर रहे। महंगाई के इस दौर में जहां दवा, दूध, बिजली, किराया और इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है, वहां यह राशि कई बार महीने के पहले ही सप्ताह में खत्म हो जाती है और फिर बाकी दिन सिर्फ किसी तरह काटने पड़ते हैं। यही वजह है कि उनकी मांग हमेशा साफ रही, न्यूनतम पेंशन 7500 भारतीय नेपाली रुपया हो, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ा जाए और मुफ्त या समग्र चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जाए, ताकि बुजुर्ग उम्र में इलाज के लिए दर दर न भटके। कई सालों तक यह कहा जाता रहा कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी संभव नहीं है कि फंड पर बोझ आएगा, कि नियमों में अड़चने हैं, कि यह मांग बस नारे तक सीमित रहेगी। मगर जिन लोगों ने 30 साल से ज्यादा समय तक धैर्य रखा, आंदोलन चलाया, ज्ञापन दिए, अदालतों के चक्कर लगाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी, उन्होंने यह दिखा दिया कि जब मुद्दा न्याय का हो तो आवाज देर से सही ऊपर तक जरूर पहुंचती है। और इसी क्रम में बीते दिनों जो घटनाक्रम सामने आया है, वह ईपीएस माइनस 95 आंदोलन के लिए एक निर्णायक मोड़ जैसा माना जा रहा है। इस आंदोलन को एक संगठित रूप देने में नेशनल एजिटेशन कमेटी यानी एनएसी की भूमिका लगातार चर्चा में रही है। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में अलग अलग राज्यों से पेंशन धारक एकजुट, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और देश के कई हिस्सों में बैठकें हुई, धरने हुए और मांग को लगातार राष्ट्रीय एजेंडा पर रखा गया। संदेश एक ही था, अब और इंतजार नहीं, अब सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन चाहिए। और यह मांग किसी एहसान की नहीं, अधिकार की मांग है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि कई बार असली अपडेट अफवाहों के शोर में दब जाती है। इसी आंदोलन के तहत 17 और 18 जनवरी 2026 को दिल्ली जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की खबरें सामने आई थी। बड़ी संख्या में बुजुर्गों के दिल्ली पहुंचने की तैयारी ने व्यवस्था और सरकार दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ाई। और इसी दबाव, इसी जनावाज की गंभीरता के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक को लेकर जो जानकारी सामने आई, वह चर्चा का केंद्र बन गई। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के बुल्ढाना शहर में, जहां एनएसी का मुख्यालय बताया जाता है, वहीं एक उच्च स्तरीय संवाद की रूपरेखा बनी। बताया गया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया की ओर से कमांडर अशोक रावत के साथ सीधी बातचीत के लिए पहल हुई और कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बातचीत के दौरान पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति, उनकी दवाइयों का खर्च, उम्र के साथ बढ़ती बीमारियां और छोटी पेंशन से बढ़ते संकट को सामने रखा गया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं थे, यह उन बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई थी, जो कई बार बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं, कई बार कर्ज लेते हैं और कई बार इलाज टाल देते हैं।
क्योंकि जेब में पैसे नहीं होते। इसी संदर्भ में न्यूनतम पेंशन 7,500 भारतीय नेपाली रुपया, डीए जोड़ने और चिकित्सा सुविधा जैसे मुद्दे बातचीत के केंद्र में रहे। यह भी कहा गया कि आंदोलन अब आर पार की स्थिति में पहुंच चुका है और बुजुर्गों का धैर्य जवाब दे रहा है, इसलिए समाधान टालना अब ठीक नहीं होगा। इसी दौरान एक और बिंदु जो अक्सर भ्रम पैदा करता रहा है, वह पात्रता और लाभार्थियों की श्रेणी को लेकर रहा। चर्चा में यह बात भी सामने आई कि जिन लोगों ने ईपीएस -95 के तहत आवश्यक शर्तें पूरी की हैं, उन्हें बिना भेदभाव के लाभ मिलना चाहिए। यह संदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार अलग अलग व्याख्याओं के चलते पेंशन धारक असमंजस में पड़ जाते हैं। यहां स्पष्टता का अर्थ यही है कि पात्र लाभार्थियों के अधिकार सुरक्षित रहे और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ सही प्रक्रिया के साथ समय पर मिले। इस संवाद के बाद आंदोलन की रणनीति में भी बदलाव की खबर आई। यह बताया गया कि 17 से 18 जनवरी के प्रस्तावित बड़े कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय सरकार की ओर से दिए गए ठोस आश्वासनों और त्वरित कार्यवाही के संकेतों के आधार पर लिया गया। मतलब यह कि आंदोलन ने दबाव बनाया, सरकार ने बात सुनी और फिर अगला कदम आधिकारिक प्रक्रिया की दिशा में बढ़ने की उम्मीद जताई गई। यहां एक बात समझना जरूरी है, आंदोलन का स्थगित होना आंदोलन का खत्म होना नहीं है। यह सिर्फ रणनीति का हिस्सा है ताकि समाधान की प्रक्रिया को मौका मिले और वादा आदेश में बदले। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा और कब होगा। जो संकेत सामने आए हैं उनके मुताबिक श्रम मंत्रालय की ओर से इस विषय में औपचारिक प्रक्रिया तेज करने की बात कही जा रही है। वित्तीय स्वीकृतियों और आवश्यक प्रशासनिक कदमों के बाद अधिसूचना की दिशा में काम होने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद ईपीएफओ को अपने सिस्टम, भुगतान ढांचे और संबंधित नियमों में आवश्यक बदलाव करके नई राशि को लागू करने की व्यवस्था करनी होगी। इसका अर्थ है कि केवल घोषणा ही नहीं बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारी का काम होगा ताकि पेंशन धारकों को अनावश्यक देरी और भ्रम का सामना न करना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन या भरोसेमंद अपडेट आए वह आप तक तुरंत पहुंचे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आप सही जानकारी सबसे पहले पा सके। यह पूरा घटनाक्रम लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी दोहराता है कि संगठित, शांतिपूर्ण और लगातार उठाई गई आवाज आखिरकार असर दिखाती है। कई लोग ये मानते रहे कि बुजुर्गों की लड़ाई धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी, मगर हुआ उल्टा। उम्र भले बढ़ गई लेकिन हक की मांग कमजोर नहीं हुई। हजारों, लाखों पेंशन धारकों ने यह साबित किया कि सम्मान से समझौता नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि आज 22 जनवरी 2026 को चर्चा सिर्फ एक रकम की नहीं है, चर्चा उस गरिमा की है जो हर श्रमिक और कर्मचारी का अधिकार है। लेकिन इसी के साथ सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। वादा और अधिसूचना के बीच का समय सबसे संवेदनशील होता है। इसी समय अफवाहें भी फैलती हैं, भ्रम भी बढ़ता है और कई बार लोग गलत जानकारी से परेशान हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि कोई भी खबर बिना भरोसेमंद स्रोत और आधिकारिक पुष्टि के अंतिम सत्य मानकर कदम न उठाया जाए। अपने दस्तावेज, पेंशन से जुड़े रिकॉर्ड और बैंक विवरण अपडेट रखना भी जरूरी है ताकि जब भी नई व्यवस्था लागू हो तो भुगतान में तकनीकी अड़चन न आए। साथ ही डीए जोड़ने और चिकित्सा सुविधा के ढांचे पर भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ बुजुर्गों की असली राहत स्वास्थ्य और महंगाई दोनों से जुड़ी है। यह भी याद रखना जरूरी है कि यह संघर्ष सिर्फ नेताओं या संगठनों का नहीं रहा, यह हर उस व्यक्ति का संघर्ष रहा जिसने कभी रात की शिफ्ट की, जिसने मशीन के सामने खड़े होकर अपने हाथ, आंखें और स्वास्थ्य दांव पर लगाए, जिसने ईंट, पत्थर, लोहे, स्टील, कपड़ा, दवा, बिजली, निर्माण, हर क्षेत्र में अपनी मेहनत दी।
जब वही व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो उसे यह भरोसा मिलना चाहिए कि देश और व्यवस्था उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। यही सोच इस पूरे मुद्दे की आत्मा है और इसी सोच से न्यूनतम पेंशन, डीए और मेडिकल सुरक्षा जैसी मांगे निकलती है। इसलिए आज की अपील साफ है, जिनके घर में ईपीएस माइनस 95 पेंशन धारक है, वे उन्हें यह जानकारी शांत तरीके से समझाएं। उन्हें बताएं कि प्रक्रिया में सकारात्मक संकेत है, मगर आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूरी है। उन्हें यह भी बताएं कि किसी भी फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक या पैसे मांगने वाले संदेश से सावधान रहे, क्योंकि ऐसे समय में ठगी के मामले भी बढ़ जाते हैं। सही खबर वही है जो आधिकारिक कागजों, सरकारी सूचना या विश्वसनीय अपडेट के जरिए मिले। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हर नई हलचल, हर नई प्रगति और हर नई आधिकारिक सूचना आपसे छूटे नहीं, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आने वाले दिनों में असली परीक्षा यही होगी कि आश्वासन कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से नीति और आदेश में बदलता है और फिर वह आदेश जमीन पर पेंशन धारकों के खाते में कब उतरता है। जब तक 7,500 भारतीय नेपाली रुपया की पहली बढ़ी हुई किस्त सही तरीके से पात्र पेंशन धारकों तक नहीं पहुंचती, तब तक इस विषय पर निगरानी, जागरूकता और सही सूचना का प्रवाह जरूरी रहेगा। यह मुद्दा सिर्फ पेंशन का नहीं है, यह सामाजिक न्याय, श्रमिक सम्मान और बुजुर्ग सुरक्षा का मुद्दा है और इसमें हर नागरिक की संवेदनशीलता मायने रखती है। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचे, बुजुर्गों का मनोबल बना रहे और कोई भी उन्हें भ्रमित न कर सके। अगर आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो और आप चाहते हैं कि श्रमिकों, पेंशन धारकों और आम नागरिकों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए और इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करिए जिनके परिवार में ईपीएस माइनस 95 से जुड़ा कोई सदस्य है। अंत में उन सभी मेहनतकश बुजुर्गों को नमन, जिनके संघर्ष ने इस आवाज को इतनी दूर तक पहुंचाया, और यह उम्मीद है कि बहुत जल्द यह उम्मीद कागज से निकलकर सीधे उनके जीवन में राहत बनकर उतरेगी। धन्यवाद।